हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग जो चैप्टर रिवाइज करने वाले हैं वो है केमिकल काइनेटिक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है मेंस और एडवांस दोनों पर्पस के लिए। और हम लोग एक क्विक रिवीजन इसका देखने वाले हैं कि हम लोग शॉर्ट में मेन कॉन्सेप्ट सारे यूज़ कर लें, सारी चीज़ों को हम पढ़ लें और कुछ हम लोग न्यूमेरिकल्स भी देख लें किस तरह से हमें अप्रोच करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। बच्चों, ये चैप्टर में इस चैप्टर में मेनली हम लोग डील करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन पे, स्पीड ऑफ रिएक्शन, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि स्पीड ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं, और साथ ही साथ मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन से कैसे हम ऑर्डर वगैरह फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बच्चों, ये फिजिकल केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग डील करते हैं रेट, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट एंड मैकेनिज्म। बच्चों, रिएक्शन को हम तीन तरह से क्लासिफाई करते हैं। एक होती है फास्ट रिएक्शन या इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, एक होती है स्लो रिएक्शन, एक होती है मॉडरेट रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रिएक्शन वो होती है जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर कंप्लीट हो जाए या बहुत ही लिमिटेड टाइम में कंप्लीट हो। दोज रिएक्शंस आर कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस। खास तौर से जो आयनिक रिएक्शंस होती हैं बच्चों, वो ज्यादातर आपकी फास्ट रिएक्शन होती हैं। सेकेंड तरह की रिएक्शन है हमारी बहुत ही स्लो रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन, जो कि बहुत लंबे टाइम मे बी मंथ्स और ईयर्स में एक एप्रेसेबल चेंज शो कर पाए, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, कन्वर्जन ऑफ ग्रेफाइट इनटू डायमंड। तो ये बहुत लंबे समय में इनमें एक एप्रेसेबल चेंज आता है। तो इनको हम लोग स्टडी कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। ऐसी रिएक्शन को हम लोग मेन किस रिएक्शन को स्टडी कर पाते हैं? मॉडरेट रिएक्शंस। मॉडरेट रिएक्शन जो कि एक लिमिटेड टाइम में एक एप्रेसेबल चेंज शो कर पाए, वो होती है मॉडरेट रिएक्शन। ठीक है, तो हमारा जो मेन फोकस होगा इस चैप्टर में वो होगा मॉडरेट रिएक्शन के लिए। अच्छा बच्चों, अब हम लोग सीधे आते हैं मेन पार्ट में कि हमारी जो रेट होता है उसको हम डिफाइन कैसे करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन या रेट की हम बात करें तो होता है चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन टाइम, ये हमारा रेट का फॉर्मूला है। और इसकी यूनिट क्या हो गई? ऊपर मोलैरिटी अपॉन टाइम, ये हमारा बेसिक यूनिट हो जाती है रेट की। साथ ही साथ रेट तीन तरह से क्लासिफाइड है। अगर रिएक्टेंट के लिए लिख रहे हो तो आप लिखोगे रेट ऑफ डिसिपरेंस। अगर आप रिएक्टेंट के लिए लिखेंगे तो रेट ऑफ डिसिपरेंस ऑफ N2। आप देखें यहाँ पर रेट ऑफ डिसिपरेंस ऑफ H2। अगर प्रोडक्ट है तो वहां पे रेट ऑफ अपीयरेंस आएगा। रेट ऑफ अपीयरेंस में प्लस साइन और रेट ऑफ डिसिपरेंस में माइनस साइन लगाते हैं। अच्छा, इसमें स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड नहीं करते। अगर आप नोटिस करोगे तो रेट ऑफ डिसिपरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस एक रिएक्शन का अलग अलग होगा। जितने स्पीड से N2 डिसिपेयर हो रहा है उतने ही रेट से H2 डिसिपेयर नहीं होगा, इनमें डिफरेंस होगा। तो हम एक कॉमन टर्म लाने के लिए हमने क्या किया? रेट ऑफ रिएक्शन डिफाइन किया। दीज रेट्स आर नॉट इक्वल, देयरफॉर बाय कन्वेंशन द रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज रेट ऑफ रिएक्शन। इसमें क्या होता है, मैं तीनों को इक्वेट कर सकता हूं इनके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करके। तो याद रखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन में स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, रेट ऑफ डिसिपरेंस अपीयरेंस में स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवीजन नहीं करना है। ठीक है बच्चों। अच्छा, रेट जो भी डिसिपरेंस या अपीयरेंस का है, ये दो तरह से अगेन क्लासिफाइड है। एक होता है एवरेज रेट, एक होता है बच्चों इंस्टेंटेनियस रेट। एवरेज रेट क्या होता है? एक टाइम इंटरवल में निकालते हैं। जैसे मुझसे कहा जाए कि 15वें सेकंड से 20वें सेकंड के बीच का रेट बताओ, तो एक टाइम इंटरवल में रेट निकालना है तो उसे एवरेज रेट बोलेंगे। इसमें दो टाइम पे दो कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड होती है, दो टाइम पे दो कंसंट्रेशन। आर एवरेज कैसे निकालेंगे? चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, रिएक्टेंट है क्योंकि, तो ये माइनस साइन के साथ हमने लिखा हुआ है, इस रिएक्शन के लिए हमने डिफाइन किया है ना। आप अगर नोटिस करें तो T1 टाइम पे A1 कंसंट्रेशन, T2 टाइम पे A2 कंसंट्रेशन है। तो चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, मतलब दो टाइम दो कंसंट्रेशन गिवन है तो हम एवरेज रेट निकालेंगे। इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है? जो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे निकालने को बोले, कह दे कि भाई 24 सेकंड की स्पीड बताओ या बोल दे कि 11वें सेकंड की स्पीड बताओ। अगर इंस्टेंटेनियस की बात कर रहा है, इंस्टेंटेनियस रेट की बात कर रहा है, तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे निकाला जाता है। उसको हम कैसे निकालेंगे बच्चों? अगर मेरे पास कंसंट्रेशन और टाइम का ग्राफ है तो स्लोप से निकाल सकते हैं। कंसंट्रेशन और टाइम का ग्राफ है तो स्लोप से निकाला जा सकता है। या फिर अगर मुझे कंसंट्रेशन एज अ फंक्शन ऑफ आपको टाइम दे रखा है तो आप डिफ्रेंशिएट करके भी उसको निकाल सकते हो। आर इंस्टेंटेनियस कैसे निकाला जाता है? एवरेज रेट में टाइम लिमिट टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो कर दिया गया।
या फिर माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी। तो इसमें साफ साफ मेंशन भी है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट एट टाइम टी इन द प्लॉट ऑफ कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम गिव्स द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो बच्चों दो तरह के हमारे रेट, जितने भी रेट पढ़े, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ रिएक्शन। डिसअपीयरेंस में माइनस साइन लगाएंगे रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट में प्लस साइन। और ये भी ध्यान रखेंगे डिसअपीयरेंस अपीयरेंस में स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवीजन नहीं करना है, जबकि रेट ऑफ रिएक्शन में स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवीजन करना है। जितने भी रेट हैं डिसअपीयरेंस, अपीयरेंस और रिएक्शन के, ये दो तरह से क्लासिफाइड हैं। एवरेज रेट जो एक टाइम इंटरवल में निकाला जाता है, और इंस्टेंटेनियस रेट जो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे निकाला जाता है, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, जो आपके सामने यहां पर भी मेंशन्ड आपको दिख रहा है। ठीक है बच्चों। अच्छा, जो हम बात कर रहे हैं कि जो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट, अब जो हमने रेट पता कर लिया कि भाई रेट हमारे डिसअपीयरेंस, अपीयरेंस और रिएक्शन के हैं, तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इस स्पीड ऑफ रिएक्शन को या रेट ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। एक तो खुद कंसंट्रेशन है, मैक्सिमम जो रिएक्शंस होंगी उसमें कंसंट्रेशन रोल प्ले करता है। तो पहला है कंसंट्रेशन, फॉर मोस्ट ऑफ द रिएक्शन रेट डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन। सेकंड है बच्चों टेम्परेचर, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। जनरली रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाएंगे स्पीड बढ़ती है। थर्ड वन इज इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अब डिपेंड करता है कि रिएक्टेंट तुम्हारा किस स्टेट में है। अगर रिएक्टेंट तुम्हारा सारे गैसियस रिएक्शन है तो फास्टर होती हैं, अगर सॉलिड कंपोनेंट है और उसकी रिएक्शन हो रही तो वो थोड़ा स्लोअर हो जाएगी। तो वही चीज लिखी हुई है, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट, फिजिकल साइज ऑफ रिएक्टेंट। अब सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है, अगर सॉलिड सब्सटेंस है जितना ज़्यादा उसका सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा वो फास्टर रिएक्शन करेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट कैटलिस्ट की प्रेजेंस और एब्सेंस भी रेट को कंट्रोल करती है, रेट ऑफ रिएक्शन को घटा बढ़ा सकते हैं बाय यूजिंग अ कैटलिस्ट। तो टेम्परेचर हो गया, कैटलिस्ट हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट हो गया, साथ ही साथ आपका जो रिएक्टेंट है उसकी स्टेट कौन सी है, सॉलिड लिक्विड गैस, ये सारे स्पीड ऑफ रिएक्शन को गवर्न करते हैं। अच्छा, हमने रेट तो निकालना सीख लिया बच्चों, अब हम लोग ये देखते हैं कि एक आध न्यूमेरिकल के थ्रू कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और अपीयरेंस निकालते कैसे हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि अगर एक क्वेश्चन आ जाता है जहां पे एक रिएक्शन है N2O5 से NO2 और O2 बन रहा है, ठीक है, और इसमें ये दिया है इट वाज फाउंड दैट द कंसंट्रेशन ऑफ NO2 इंक्रीजेस बाय, तो NO2 की कंसंट्रेशन कितनी बढ़ रही है वो दे रखा है इतना 10⁻² मोल पर लीटर इन 5 सेकंड, 5 सेकंड में इतने मोल पर लीटर इसकी कंसंट्रेशन बढ़ी। NO2 के बारे में आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, तो आप एक जल्दी से क्विकली आप इसका एक सॉल्यूशन तैयार कर सकते हैं अपने रफ कॉपी में कि इसमें कैसे हम इसमें रेट निकाल सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, इसकी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस N2O5 का डिसअपीयरेंस कैसे निकालेंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन में हम क्या कर सकते हैं, किसी भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट के लिए हम रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे बच्चों, आपने ऑब्जर्व कर लिया होगा, देख लेते हैं जल्दी से। रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा NO2 के टर्म में 1/4 DNO2/dt, ठीक है, DNO2/dt ये मुझे गिवन है इतने मोल पर लीटर पर 5 सेकंड, तो ये दिस मोल पर लीटर पर 5 सेकंड, ये आपका आ गया रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2, उसको 4 से हमने डिवाइड किया तो ROR आ गया, रेट ऑफ रिएक्शन आ गया। अच्छा, साथ ही साथ जब मुझे ROR मालूम पड़ गया तो मैं इसका डिसअपीयरेंस भी निकाल सकता हूं N2O5 का। वो कैसे निकालेंगे, तो रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 माइनस DN2O5/dt इज इक्वल टू -1/2 टाइम्स ऑफ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2। इसका फॉर्मेशन का रेट हमें पता है, उसके रिस्पेक्ट में हम NO का निकाल सकते हैं, जो कि ये वैल्यू आ रही है। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा क्या किया जा रहा है। एक क्वेश्चन और जल्दी से करते हैं जो कि मेंस एडवांस में आया हुआ है। उसमें क्या था, एक रिएक्शन दी गई थी और ये पूछा गया था कि भाई इन तीनों में बताओ रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ दिस रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ N2H2 एंड अमोनिया कैसे लिखा जाएगा। तो आप देखो 4 ऑप्शन है आपके पास, आप क्विकली समझ सकते हो कि रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहा है तो माइनस ऑफ DN2/dt इक्वल टू -1/3 DH2/dt होगा, फिर इक्वल टू 1/2 DNH3/dt। तो आप इसमें से ऑप्शन देखो कौन सा मैच करेगा, तो ऑप्शन इज ए। क्लियर है। तो बच्चों हमने अभी जो पढ़ा है इस क्लिप में, उसमें क्या है कि भाई आपकी रेट कैसे निकाला जाता है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है, रेट ऑफ अपीयरेंस है, रेट ऑफ रिएक्शन है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करना है, रेट ऑफ रिएक्शन में, बाकी सब में डिवाइड नहीं करना है। साथ में 2 तरह के रेट हैं, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। एवरेज कैसे निकाला जाएगा, 2 टाइम 2 कंसंट्रेशन के बदले लेनी पड़ेगी। और हम इंस्टेंटेनियस कैसे निकालते हैं, किसी ग्राफ में अगर स्लोप पता है किसी पॉइंट पे तो उस पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस रेट निकाला जा सकता है। और कुछ हमने जल्दी से फास्टली एक न्यूमेरिकल को हमने स्टडी किया। ओके स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ये देखा था कि जो रेट है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। अच्छा, तो रेट और कंसंट्रेशन का जो रिलेशनशिप, कंसंट्रेशन और रेट में जो रिलेशनशिप शो करे उस एक्सप्रेशन को बोलते हैं रेट लॉ।
रेट लॉ एक ऐसा एक्सप्रेशन है जो रेट और कंसंट्रेशन के बीच का रिलेशनशिप बताता है कि रेट किस तरह से बदलेगा अगर मैंने कंसंट्रेशन में चेंजेस किए। तो आप नोटिस करोगे तो यहां पे क्या है, एक्सपेरिमेंटल एक्सप्रेशन ऑफ रेट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज नोन एज रेट लॉ। सपोज करो कोई रिएक्शन है, ए प्लस बी गिव्स यू प्रोडक्ट, ये इसके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। अब जब इसका रेट लॉ देखा जाता है तो ये एक्सपेरिमेंटली देखा जाता है। एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि रेट किन पे डिपेंडेंट है, ए की कंसंट्रेशन टू द पावर ऑफ सम नंबर एक्स और बी की पावर वाई। अब ये एक्स और वाई आपके लैब में निकाले जाते हैं, एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है। हम रिएक्शन को देख के गेस नहीं करेंगे कि यहां पे पावर क्या आने वाली है। अच्छा, जब मैं प्रोपोर्शनलिटी से हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, तो यही रेट लॉ है, आर इक्वल टू के, ए की पावर एक्स एंड बी की पावर वाई। अच्छा, जो के है इसको बोलते हैं हम लोग रेट कांस्टेंट या स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। K is proportionality constant known as rate constant और specific reaction rate। ये जो वैल्यू है x एंड y, ये ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू A एंड y इज ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू B, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू A एंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू B, x एंड y। ओवरऑल ऑर्डर बोले तो x प्लस y, तो पावर है, इनको अगर मैं समेशन कर दूं तो वो हमें ओवरऑल ऑर्डर देंगे। ध्यान रखेंगे ऑर्डर जो है वो एक्सपेरिमेंटली निकालना है, लैब की वैल्यू से निकाला जाता है ना, रिएक्शन को देख के हम नहीं गेस करते। अच्छा, ऑर्डर जो है वो फ्रैक्शनल, नेगेटिव, पॉजिटिव, इंटीजर कुछ भी हो सकता है। तो ये पावर है, दीज कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, फ्रैक्शनल, कुछ भी हो सकती हैं, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट और हम ध्यान रखेंगे, दो तरह की रिएक्शन होती है, एक होती है एलिमेंट्री, एक होती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन वो होती है जो सिंगल स्टेप में हो जाए, जो एक स्टेप में रिएक्शन हो वो कहते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन में अगर रिएक्शन में क्वेश्चन में लिखा है कि एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो यहां पर जो नंबर लिखे हैं ना वो पावर में आप लगा सकते हो। अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है तो यहां पे जो कोफिशिएंट्स हैं, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं, उनको आप पावर में यूज कर सकते हो। अच्छा, लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो यहां पे जो कोफिशिएंट हैं वो पावर में आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते, वो एक्सपेरिमेंटली निकाला जाएगा। वापस समझ लेते हैं, ये रेट लॉ है जो कि रेट और कंसंट्रेशन के बीच का रिलेशनशिप बताए। यहां पे एक कांस्टेंट आ गया जिसे हम रेट कांस्टेंट या स्पेसिफिक रिएक्शन रेट बोलेंगे। ये एक्स एंड वाई आर ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी। ओवरऑल ऑर्डर, रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर क्या हो गया, एक्स प्लस वाई। ये ऑर्डर कैन बी फ्रैक्शनल, नेगेटिव, पॉजिटिव, कुछ भी हो सकते हैं। अच्छा, ये एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, ये भी याद रखेंगे। और मैंने अभी जो आपको बोला है वही चीज वापस यहां पे लिखी है कि अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है तो x को a, y को b ले सकते हो। एलिमेंट्री रिएक्शन जो कि रिएक्शन विच कंप्लीट्स इन सिंगल स्टेप, इसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं आता। इसमें फॉर एन एलिमेंट्री रिएक्शन द ऑर्डर इन द रेट लॉ इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट, वो आप कर सकते हो। दूसरी सेक्शन कौन सी होती है बच्चों, कॉम्प्लेक्स जो मल्टीपल स्टेप में हो, 2-3 स्टेप में हो, वो कॉम्प्लेक्स है। उसके लिए जो x है यानी जो ऑर्डर है वो कोफिशिएंट के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, मे और मे नॉट बी। कोई ना कोई तरीका दिया गया होगा पावर को फाइंड आउट करने के लिए फॉर द केस ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे के के बारे में कुछ जल्दी से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। रेट कांस्टेंट के बारे में क्या क्या चीजें हमें याद रखनी है। के जो होता है, रेट कांस्टेंट जो होता है, वो केवल और केवल टेम्परेचर और कैटलिस्ट पे डिपेंड करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। के जो रेट कांस्टेंट है दैट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट। वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर तो डिपेंड नहीं करता, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। ये ध्यान रखेंगे, रेट कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बट इट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट, ठीक है। अच्छा, और क्या याद रखेंगे, इसकी यूनिट, रेट कांस्टेंट की यूनिट फॉर डिफरेंट ऑर्डर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है। अगर यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, एक रिएक्शन है, मान लेते हैं nth ऑर्डर रिएक्शन है, पावर n लगा हुआ है, तो अगर n जीरो है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी k की, आप खुद कैलकुलेट करो। n 1 है फर्स्ट ऑर्डर में, इस रेट कांस्टेंट k की यूनिट क्या हो जाएगी। ध्यान रखेंगे रेट की यूनिट हम पीछे देख चुके हैं, रेट की यूनिट क्या होती है, मोलैरिटी पर यूनिट टाइम, मोलैरिटी पर सेकेंड या मोलैरिटी पर मिनट। तो अगर ये मोलैरिटी पर मिनट है, ये मोलैरिटी पावर n करोगे तो आप जल्दी से इसकी यूनिट सोचो, क्या किया, k r अपॉन a की पावर n, हमारे यूनिट ऑफ k क्या हो जाएगा, मोलैरिटी रखेंगे, r किस में रखेंगे, मोलैरिटी पर यूनिट टाइम, मोलैरिटी पर यूनिट टाइम, और ये मोलैरिटी हुआ तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आया। फर्दर जब हम वैल्यू रखेंगे n की वैल्यू 0, 1, 2 रखेंगे तो हमारे ये ऑर्डर आएंगे, ऑर्डर मतलब यूनिट ऑफ k आ जाएंगी, ठीक है। तो इसको एक बार अपन खुद अपने आप भी कैलकुलेट करके समझेंगे और याद रखेंगे, ठीक है।
फर्दर कुछ एक दो जल्दी जल्दी न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, कैसे क्या होगा, कैसे रेट निकाला आता है लैब में, ये रेट निकाला कैसे आता है। सपोज करो एक रिएक्शन है, उसमें कहा गया कि व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट G एंड H इज डबल, दोनों की कंसंट्रेशन डबल कर दी गई तो रेट 8 टाइम्स हो गया। जबकि जब मैंने केवल कंसंट्रेशन G की डबल की, कीपिंग द कंसंट्रेशन ऑफ H कांस्टेंट, द रेट इज डबल्ड। आप खुद सोचो और जल्दी करो कि क्या हो सकता है इसका ऑर्डर, ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा रिएक्शन का। तो कैसे निकाला जाता है, आप पहले रेट एज्यूम कर लो। रेट एज्यूम करेंगे कि R इक्वल टू G की पावर अल्फा, H की पावर बीटा, बीटा मान लेंगे यहाँ पर अल्फा और बीटा, और फिर हम यहाँ पर उनका रेशो ले लेंगे। तो हमारे पास जब मैंने दोनों की कंसंट्रेशन डबल किया, मतलब इसको भी डबल किया, G को भी डबल किया था और H को भी डबल किया था हमने। जब G को भी डबल किया, H को भी डबल किया, तो यानी कि उस वक्त रेट कितना हो गया 8 टाइम्स। और जब मैंने केवल G को डबल किया तो उस वक्त रेट हुआ 2 टाइम्स, जैसा क्वेश्चन में गिवन है। इनसे हम अल्फा और बीटा निकालते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और जल्दी से अपन थोड़ा फॉलो करते हैं। क्या होता है, एक रिएक्शन गिवन है, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ A इज डबल्ड, केवल A को डबल किया गया तो रेट बिकम्स 2.82 टाइम्स। जबकि जब कंसंट्रेशन B को ट्रिपल किया गया, B इज ट्रिपल्ड, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ B इज ट्रिपल्ड द रेट इज ऑल्सो ट्रिपल्ड। तो जब B को ट्रिपल किया तो रेट भी ट्रिपल हुआ। जब मैंने A को डबल किया तो रेट 2.82 टाइम हुआ। तो क्या करना है, पहले हम एज्यूम कर लेते हैं कि रेट क्या हो गया, R इक्वल टू K, A की पावर अल्फा, B की पावर बीटा मान लेते हैं, या A की पावर X, B की पावर Y मान लिया। फिर जब मैंने A को डबल किया B को कांस्टेंट रखते हुए तो रेट हो गया 2.82 टाइम। फिर सेकंड एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे, जब मैंने B को ट्रिपल किया कीपिंग A कांस्टेंट तो रेट हो गया 3 टाइम्स। अब मैं इसको रेशो ले लूंगा, रेशो से निकाल के x और y मैथमेटिकली अपन सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों एक पॉइंट और ध्यान रखेंगे, मॉलिक्यूलरिटी ऑर्डर के साथ एक टर्म और आता है मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है बच्चों, होता क्या है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट रिएक्ट इन एन एलिमेंट्री स्टेप, एक एलिमेंट्री स्टेप में कितने मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं वो उसकी मॉलिक्यूलरिटी होती है। मॉलिक्यूलरिटी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए डिफाइन नहीं की जाती। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में कई सारे एलिमेंट्री स्टेप होंगे, हर एक स्टेप की अपनी अपनी मॉलिक्यूलरिटी हो सकती है। ठीक है, यह भी ध्यान रखेंगे कि 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल एक साथ एक जगह पे कोलाइड करें, इसकी प्रोबेबिलिटी कम होती है। तो मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज्यादा हम ऑब्जर्व नहीं मानते। नो एलिमेंट्री रिएक्शन इन्वॉल्विंग मोर देन 3 मॉलिक्यूल्स आर नोन बिकॉज ऑफ वेरी लो प्रोबेबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियस कोलिजन ऑफ मोर देन 3 मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूलरिटी इज अ होल नंबर, इट कैन नॉट हैव अ फ्रैक्शन और नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, कितने मॉलिक्यूल्स कोलाइड करें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट रिएक्ट इन एन एलिमेंट्री स्टेप। तो मॉलिक्यूल्स तो फ्रैक्शनल नहीं ले सकते आप, जीरो भी नहीं ले सकते। तो क्या होगा, जैसे मान लेते हैं एग्जांपल आपके सामने है, ये पहला केस है NH4NO2, तो कितनी मॉलिक्यूलरिटी हो गई 1 यूनिमॉलिक्यूलर, 2HI 2 मॉलिक्यूलर। तो बच्चों ये मॉलिक्यूलरिटी हो गई, ऑर्डर हो गया, रेट कांस्टेंट हो गया। तो जल्दी से हमने एक ओवरव्यू देखा ये रेट कांस्टेंट के ऑर्डर के बारे में और मॉलिक्यूलरिटी के बारे में। बच्चों हम लोग अब यहां पर इंडिविजुअल ऑर्डर के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। हम लोगों ने रेट पढ़ लिया, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, अपीयरेंस रिएक्शन, एवरेज रेट, इंस्टेंटेनियस रेट, रेट लॉ कैसे लिखा जाता है वो सब देख लिया। अब हम लोग इंडिविजुअल ऑर्डर पे फोकस करने वाले हैं कि जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर पे कैसे हमारे पास एक्सप्रेशन होगा कंसंट्रेशन टाइम के साथ, और कैसे हम उस न्यूमेरिकल को अप्रोच करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो ये क्विक रिवीजन है और ये मान के करा जा रहा है कि आपको मेन थ्योरी आती है, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग जल्दी जल्दी यहाँ पे गो थ्रू करवा रहे हैं आपको। तो सबसे पहले जीरो ऑर्डर रिएक्शन पे फोकस करते हैं, रिएक्शन इन विच रेट रिमेन्स इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यानी आपने पढ़ा था ना रेट लॉ क्या था, R इक्वल टू K, A की पावर ऑफ X, B की पावर Y। अब जो ये X और Y हैं दोनों जीरो हैं, ऑर्डर जीरो है, तो रेट केवल K पे बराबर हो गया, are said to be zero order. For a zero order reaction, rate of reaction is equal to K, rate constant होना ही था। थर्ड पॉइंट, सम एंजाइम कैटेलाइज्ड, कहां पे नॉर्मली ये पाया जाता है आपकी जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जो कि एंजाइम कैटेलाइज्ड रिएक्शंस हैं, या वो रिएक्शन जो मेटल के सरफेस पे हो रही हैं, वो ज्यादातर जीरो ऑर्डर की केस हो सकती है, वो प्रोबेबिलिटी जीरो ऑर्डर की होगी। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल भी दे रहा हूं, डिसोसिएशन ऑफ HI ऑन गोल्ड सरफेस या एडजॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन मेटल सरफेस। तो होता क्या है कि जैसे हाई प्रेशर पे आप कोई मेटल सरफेस पे कोई रिएक्शन करवाते हो तो सरफेस उसका ऑक्युपाइड हो जाता है गैस से, तो वो कंसंट्रेशन ऑफ गैस पे डिपेंडेंट नहीं होता। आगे बढ़ते हैं, अब इसमें मैं रेट लॉ कैसे लिखूंगा तो वो देख लेते हैं। तो हमारे पास अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो A एरो B, रेट इस तरह लिखा गया, हमें पता ही है -dA/dt इक्वल टू K A की पावर 0।
अब हमारे पास केवल माइनस डी ए बाई टी के बराबर हो गया। तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड पे और हमारा एक्सप्रेशन तैयार हो जाएगा ए नॉट माइनस ए टी इक्वल टू के टी। ये हम एक्सप्रेशन याद रखेंगे फॉर जीरो ऑर्डर। ए नॉट क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ए टी क्या है? लेफ्ट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी। ए नॉट वापस दोहरा देता हूं, ए नॉट क्या है? बिल्कुल रिएक्टेंट की स्टार्टिंग की कंसंट्रेशन। ध्यान रखेंगे प्रोडक्ट नहीं लेना है, रिएक्टेंट की स्टार्टिंग कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की टाइम टी पर बची हुई कंसंट्रेशन। ये टाइम टी जो ले रहे हो ना, उसी टाइम पे बची हुई कंसंट्रेशन यहां पे लेनी है। अच्छा, इसमें दो टर्म और भी याद रखते हैं, एक होता है हाफ लाइफ टाइम और एक होता है कंप्लीशन टाइम। हाफ लाइफ टाइम क्या होता है? जिसमें कि ए टी की वैल्यू ए नॉट बाई टू हो जाए, आधा पार्ट रिएक्टेंट का खत्म हो चुका होगा। तो यानी कि ये ए नॉट बाई टू रखेंगे तो हमारे पास एक टी हाफ का एक्सप्रेशन आ जाएगा। और कंप्लीशन टाइम क्या होता है? जहां पे बचा हुआ रिएक्टेंट जीरो हो जाए, यानी इसको मैं जीरो रख दूंगा, ए टू को जीरो रखूंगा तो कंप्लीशन टाइम आ जाएगा ए नॉट बाई के हमारा। तो हमें वो भी एक्सप्रेशन याद रखने हैं, टाइम ऑफ कंप्लीशन ए नॉट बाई के, हाफ लाइफ टाइम ए नॉट बाई टू के। यूनिट ऑफ के तो हमें पता ही है, हमारे पास जो जनरल एक्सप्रेशन था के का, उससे भी हम सोच सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये हमारे एक्सप्रेशंस हुए। फिर साथ ही साथ इनके ग्राफ भी याद रखेंगे, क्योंकि देखो ए नॉट माइनस ए टी इक्वल टू के टी है, तो ये तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ए टी क्या हो गया? ए नॉट माइनस के टी। ए टी क्या है? ए नॉट माइनस के टी। तो ए टी क्या है? लीनियरली टाइम के साथ वेरी कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो उसका ग्राफ बनाएंगे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम का, तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी विद नेगेटिव स्लोप। जबकि जब मैं रेट की बात करूंगा तो रेट तो कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, आर इक्वल टू के, ए की पावर जीरो है तो वो कांस्टेंट रहने वाला है। जबकि हाफ लाइफ टाइम का फॉर्मूला क्या था, एक्सप्रेशन क्या था? ए नॉट बाई टू के, तो यानी वो कंसंट्रेशन के साथ वेरी करेगा। तो ये हमारे ग्राफ हो गए इसके। अच्छा, एक न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं जल्दी से। फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन दिस के गिवन है, यानी के गिवन है, याद रखेंगे। और इनिशियल कंसंट्रेशन ए भी पता है, यानी ए नॉट पता है, हमें के पता है और टाइम भी पता है, इतने सेकंड के बाद की बात पूछ रहा हूं, कंसंट्रेशन क्या बचेगी। तो हमारे पास एक्सप्रेशन है ए टी इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। ए नॉट पता है, हमारे पास के पता है और टी पता है, तो ए नॉट माइनस के टी। तो हम ए नॉट रख दिए, के रख दिए, टी रख दिए, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जीरो ऑर्डर का जनरल एक्सप्रेशन और कैसे यूज करना है वो देखा। अब हम आते हैं बच्चों फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे। सो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फर्स्ट ऑर्डर है। तो फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है? रिएक्शन इन विच द रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कुछ कॉमन एग्जांपल्स, रेडियोएक्टिव डिके सारे के सारे फर्स्ट ऑर्डर के होते हैं। H2O2 का डिकम्पोजिशन, ईस्टर की हाइड्रोलिसिस इन एसिडिक मीडियम, ये सब के सब हमारे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करते हैं। तो इसका रेट एक्सप्रेशन क्या होता है वो भी देख लेते हैं जल्दी से। फॉर लेट अस कंसीडर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए एरो बी। स्टार्टिंग में कंसंट्रेशन इसकी कितनी है? ए नॉट। टाइम टी पे बची हुई कंसंट्रेशन कितनी है? ए टी। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम जीरो पे कितनी है? ए नॉट। टाइम टी पे कितनी है? ए टी। और रेट ऐसे लिखेंगे, ए की पावर 1 होगा, फिर ए को एक तरफ, टी को एक तरफ, इंटीग्रेट कर दिया जीरो से टी और कंसंट्रेशन लगा दी ए नॉट से ए टी। सॉल्व किया तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगा वो हमें ये याद रखना है कि भाई के टी इक्वल टू एल एन ए नॉट बाई ए टी या ए टी इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस के टी। अब बच्चों अगेन एक बार हाफ लाइफ निकालेंगे, एक बार कंप्लीशन टाइम निकालेंगे। हाफ लाइफ में ए टी का रख देंगे ए नॉट बाई टू, तो हमारा एक एक्सप्रेशन आ जाएगा हाफ लाइफ का। कंप्लीशन टाइम में ए टी को रख देंगे जीरो, तो इन्फिनाइट टाइम आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन्फिनाइट टाइम में कंप्लीट होती हैं और उसकी हाफ लाइफ ln2 बाई के 0.693 बाई के उस एक्सप्रेशन से आता है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर हो गया। अब जल्दी से इसके ग्राफ भी एक बार देख लेते हैं, ग्राफ कैसे बनाए जाते हैं बच्चों। तो ग्राफ पे अगर हम नोटिस करें तो क्योंकि ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करती है। ए टी एक्सप्रेशन क्या था? ए नॉट ई की पावर माइनस के टी। तो अगर मैं कंसंट्रेशन और टाइम ग्राफ बनाऊं तो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा। अगर कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है एक्सपोनेंशियली तो रेट भी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करना चाहिए। क्यों भाई रेट एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करना चाहिए? आप खुद सोचो, क्योंकि रेट खुद कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है। आर इक्वल टू के, ए की पावर 1 है ना, तो अगर ए की पावर 1 है तो फिर वो कुछ इसी तरह से होने वाला है। अच्छा, सेकंड, इन ग्राफ को देखते हैं, एल एन कंसंट्रेशन ऑफ ए और टाइम का ग्राफ। तो हमारे पास एक्सप्रेशन है एल एन ए नॉट बाई ए टी इक्वल टू के टी। तो उस एक्सप्रेशन से अगर हम देखें तो हमारे पास ये ग्राफ इस तरह से नेगेटिव स्लोप के साथ आएगा, जिसका स्लोप होगा माइनस के का। अच्छा, हाफ लाइफ तो कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं करता, ln2 बाई के है, तो ये तो ऐसा ही ग्राफ बनने वाला था।
अब बच्चों जल्दी से इसका एक न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं। अगर मुझे कैलकुलेट करना है t.75 अपॉन t.5 यानी हाफ लाइफ और t.75, तो k का एक्सप्रेशन में पता ही है, उस k का एक्सप्रेशन हम लोग यूज करेंगे। तो k क्या हो गया 0.75 और t 3/4 ln log क्या हुआ बेटा, ये C0 इनिशियल कंसंट्रेशन है। t 0.75 का मतलब 0.75 पार्ट इसका खत्म हो गया। हम यहां पे क्या लेते हैं, बचा हुआ रिएक्टेंट, ध्यान रखेंगे ln A0/AT। A0 क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, AT क्या है, बचा हुआ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। पीछे भी जीरो ऑर्डर में भी यही था, फर्स्ट में भी यही है, AT है बचा हुआ कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का, तो वो हो गया 1/4 C0। ऐसे ही बच्चों जब 0.5 वाले बात की तो आप लोगों ने फिर से वही एक्सप्रेशन किया। अब बचा हुआ रिटर्न कितना हो गया, C0/2। इसको हम थोड़ा रेशियो ले लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन, ये वैल्यू 2 के बराबर आ जाएगी जो कि उसने पूछी थी। एक क्वेश्चन और जल्दी से हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। 90% फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन 10 आवर्स। 90% रिएक्शन कंप्लीटेड इन 10 आवर्स। व्हेन विल 99.9% ऑफ रिएक्शन विल कंप्लीट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 90% कंप्लीट हो रही है 10 आवर्स में, तो मुझे टाइम पता है 90% कंप्लीट होगी, बच कितना गया 10%। तो मान लो 100 मोल्स थे, 100 में से कितने बच गए 10, 90 कंप्लीट हो गया। तो मुझे पहली बार मैं के निकाल सकता हूं इस डेटा के साथ। तो हमारे पास के निकल के आएगा, के का हमारे पास एक्सप्रेशन ये है ही सही। अगर मैंने इनिशियल कंसंट्रेशन 100 मान ली तो एक्स पार्ट यानी खत्म होने वाला पार्ट 90 है, तो बचा कितना पार्ट रह गया 10। तो हम देखेंगे 2.03/10 log ऑफ 100/10, उससे के आ गया। अब इसी के को हम लोग वापस यूज कर लेंगे सेकंड वाले डेटा में। जब 99.9% कंप्लीशन की बात कर रहा है बच्चों, तो उसका मतलब ये हुआ कि 0.1 पार्ट बच गया है। अगर 100 लिया था तो 99.9 पार्ट खत्म, 0.1 बचा है ना। टी मुझे निकालना है, के मैंने ऑलरेडी निकाल लिया, इसको पुट करेंगे और हमारा आंसर आएगा। तो बेसिकली वी हैव टू फाइंड आउट, हमें जो के का एक्सप्रेशन है उसको यूज करना आना चाहिए। जीरो ऑर्डर में एक्सप्रेशन क्या था, E0 माइनस AT इक्वल टू KT। फर्स्ट ऑर्डर में एक्सप्रेशन क्या है, K इक्वल टू 1/T ln A0/AT। तो हम इस एक्सप्रेशन को यूज करेंगे। एक बार हम लोग क्विकली सेकंड ऑर्डर पे भी फोकस करते हैं, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के बारे में, है ना। तो इसमें होगा क्या, रिएक्टेंट अगर एक है आपका एक एरो B, A0 AT पता ही है हमें, ये एक्सप्रेशन होगा K A⁻², सेकंड ऑर्डर पावर 2 आएगा। A को एक तरफ ले गए, T को एक तरफ ले गए, सिंप्लीफाई किया, हमारे पास ये एक्सप्रेशन आया, T इक्वल टू 1/K 1/AT माइनस 1/A0। अगेन दो चीजें निकालनी रहती हैं, एक कंप्लीशन टाइम, एक हाफ लाइफ टाइम। कंप्लीशन टाइम क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर AT 0 कर देना तो कंप्लीशन टाइम दे देगा तुम्हें। हाफ लाइफ टाइम क्या होगा, यहाँ पे A0/2 कर देंगे, A0/2 तो हमारा वो हाफ लाइफ टाइम आ जाएगा। यहाँ पे आप नोटिस करो, कंप्लीशन टाइम इन्फिनाइट, हाफ लाइफ टाइम 1/K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, ये हम ग्राफ इजीली बना सकते हैं 1/A और T के बीच, और साथ ही साथ हाफ लाइफ और कंसंट्रेशन हम देख ही रहे हैं कि हाफ लाइफ और 1 कंसंट्रेशन एक स्ट्रेट लाइन फॉलो करेगा एज पर दिस एक्सप्रेशन। ठीक है बच्चों, तो ये इसका ग्राफ हो गए। अच्छा, इसमें क्या होता है, जीरो ऑर्डर हो गया, फर्स्ट ऑर्डर हो गया, सेकंड ऑर्डर हो गया। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो हमारा फर्स्ट ऑर्डर होता है, और जीरो ऑर्डर पे भी क्वेश्चन मिलेंगे। अच्छा, एक और भी ऑर्डर होता है इनके अलावा, वो होता है स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, अगर मेरी कोई हाइयर ऑर्डर रिएक्शन है वो लोअर ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाए क्योंकि मैंने कुछ कंडीशन ऐसे लगा दी, तो उसे बोलते हैं स्यूडो ऑर्डर। जैसे हम नोटिस करें, एक रिएक्शन है, ये इनकी कंसंट्रेशन इनिशियल है, ये इनकी बची हुई कंसंट्रेशन है, ये रेट लॉ है, विजुलाइज करो, ये रेट लॉ है, R इक्वल टू K A⁻N B⁻M। ये ऑर्डर हमने निकाल लिया है। अब मान लो अगर मैं B की कंसंट्रेशन को एक्सेस में ले लूं, B को कंसंट्रेशन एक्सेस में ले लूं, एक्सेस का मतलब क्या हो गया भाई, वो तो बदलेगा ही नहीं। फिर मान लो इसके मैंने 10 मोल लिए हैं, इसके 1 लाख मोल ले लिए हैं, B के 1 लाख मोल ले लिए और A कितने हैं 10 मोल, तो A तो घटेगा लेकिन B की कंसंट्रेशन में चेंज ही नहीं आएगा। जब B की कंसंट्रेशन चेंज ही नहीं हो रही है तो वो तो कांस्टेंट हो गई, तो कांस्टेंट को मैं कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं। स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन की प्रॉपर्टी होती है, खासियत यही करना होता है हमें। तो बच्चों क्या किन किन कंडीशन में एक कंपोनेंट कांस्टेंट हो सकता है, तो एक तो हो गया अगर मैं उसको एक्सेस में ले लूं, दूसरा है कि अगर वो कैटलिस्ट हो, और कैटलिस्ट होगा तो उसकी कंसंट्रेशन भी रिएक्शन के दौरान बदलेगी नहीं, तो इसको भी हम कांस्टेंट मान लेंगे। साथ ही साथ तीसरा केस अगर ये सॉल्वेंट हो तो भी हम मान सकते हैं। तो केस 1 क्या है, इफ कंसंट्रेशन ऑफ B इज मच ग्रेटर देन A, देन B की कंसंट्रेशन कांस्टेंट मान सकते हैं, और
केस 2 में अगर बी एक कैटलिस्ट है तो भी मैं बी की कंसंट्रेशन कांस्टेंट मान सकता हूँ रिएक्शन में, और अगर बी ऐसा सॉल्वेंट है तो भी मैं उसकी कंसंट्रेशन को कांस्टेंट मान लूँगा। तो अगर ऐसा केस होगा तो हमारे पास जो बी कांस्टेंट हो गया तो रेट क्या हो जाएगा, आर, इसी को विजुलाइज करो, इसको कांस्टेंट मान लिया तो बी को मैंने के से मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक नया कांस्टेंट आ गया के डैश, के इंटू बी की पावर एन, और हमारे पास ये रेट लॉ हो गया के डैश इंटू ए की पावर एन। तो हाइयर ऑर्डर रिएक्शन अगर लोअर ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाती है, अगर मैंने एक कंपोनेंट एक्सेस में लिया तो वो हमारा स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन कहलाती है। ऐसा ही कुछ एग्जाम्पल स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का भी होता है। A second order reaction can be converted into first order reaction if the other reactant is taken in large excess। एक कंपोनेंट को मैंने एक्सेस में लिया तो हाइयर ऑर्डर रिएक्शन अगर फर्स्ट में कन्वर्ट हो जाए तो उसे स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर बोल देंगे। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, स्यूडो ऑर्डर, और एक nth ऑर्डर भी एक बार जल्दी से हम लोग देख लेते हैं, जनरल एक्सप्रेशन nth ऑर्डर का। तो हमारे पास ये पता ही हमें रेट हो जाएगा के ए की पावर एन, ए को एक तरफ ले गए, टी को एक तरफ ले गए, हमने टाइम लिमिट लगा दी 0 से टी और कंसंट्रेशन ए नॉट से ए टी, जब सॉल्व किया तो हमारे पास के का एक्सप्रेशन आ जाता है इस तरह से कुछ, और हाफ लाइफ का एक्सप्रेशन ये रहेगा। ध्यान रखेंगे ये नॉट एन नॉट इक्वल टू 1, तो अगर 1 है फर्स्ट ऑर्डर है तब तो उसका एक्सप्रेशन दूसरा होगा। बाकी जो भी ऑर्डर आपने अभी पढ़े हैं, जीरो ऑर्डर या सेकंड ऑर्डर, उनके जनरल एक्सप्रेशन आप इससे भी डिराइव कर सकते हैं, लेकिन n इक्वल टू 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास ये जीरो ऑर्डर हो गया, फर्स्ट ऑर्डर हो गया, सेकंड ऑर्डर हो गया, nth ऑर्डर का जनरल एक्सप्रेशन है। तो इन सबको तो हमें याद रखना पड़ता है, इनके एक्सप्रेशंस भी याद रखने पड़ेंगे, कॉन्सेप्ट भी समझ में आना चाहिए, ए नॉट क्या है, ए टी क्या है, साथ ही साथ हाफ लाइफ, कंप्लीशन टाइम, ग्राफ भी इनके इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों पेपर के लिए। ठीक है, स्यूडो ऑर्डर का कॉन्सेप्ट भी एक बार हमें समझना में आना चाहिए। स्टूडेंट्स, हम लोग अब ये देखते हैं कि अगर ऑर्डर निकालने को बोले तो हम ऑर्डर कैसे निकालेंगे किसी रिएक्शन का। जैसे हमने ये देखा कि भाई ऑर्डर जो है वो एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया जाता है, आप किसी रिएक्शन को देख के नहीं गैस कर सकते कि उसका ऑर्डर क्या होगा। अगर एलिमेंट्री है तो ठीक है, अपन उसको गैस कर सकते हैं, इन कॉम्प्लेक्स में नहीं गैस कर सकते हैं। तो लैब में आखिरकार ऑर्डर निकाला कैसे जाता है उस पर फोकस करते हैं। तो बच्चों उसके कुछ मेथड्स हैं, उनको हम 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर रहे हैं। पहला है आपका इनिशियल रेट मेथड। इनिशियल रेट मेथड, इसमें क्या किया जाता है, जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है उनको वेरी करके मैं रेट पे चेंजेस देखता हूं क्या हो रहा है। ऐसे मान लो किसी रिएक्टेंट को की कंसंट्रेशन को मैंने डबल किया, एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डबल किया दूसरे को कांस्टेंट रखते हुए, और देखा रेट पे क्या फर्क पड़ा उसकी वजह से। इस तरह से मैं हर एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को चेंज कर करके देखता हूं रेट पे क्या फ़र्क पड़ा, और उसके हिसाब से हम ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं, कर लेते हैं। इसको हमें ध्यान रखना है मेथड। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है, क्या मेंशन है, बाय कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन बाय वेरिंग द कंसंट्रेशन ऑफ वन ऑफ द रिएक्टेंट व्हाइल अदर्स आर केप्ट कांस्टेंट। तो एक एक करके मैं हर एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बदलूंगा और उसके हिसाब से रेट पे क्या फ़र्क पड़ता है उसके हिसाब से हम ऑर्डर को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें हम एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं बच्चों। सबसे पहले मेरे सामने क्वेश्चन है, आप इसको विजुलाइज करो, क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो क्या है कि हमारे पास एक रिएक्शन है जहाँ पे ए की अलग अलग कंसंट्रेशन, बी की अलग अलग कंसंट्रेशन लेके रेट का कुछ डेटा गिवन है। अब मुझसे कहता है कि भाई बताओ कि ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए एंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा। तो क्या है कि आप नोटिस करो, पहले देखो बी को जब मैंने कांस्टेंट रखा, ये इनिशियल कंसंट्रेशन ए की है ऑफ ए, और ये बच्चों कंसंट्रेशन है बी की। ठीक है, तो अगर हम नोटिस करें कि अगर मैंने बी को कांस्टेंट रखा, ए को डबल किया, ए को डबल करने से रेट पे क्या हो गया 4 टाइम्स। तो मैं अगर कंसंट्रेशन ए की डबल करता हूं तो रेट 4 टाइम्स हुआ, यानी ऑर्डर ए की पावर कितना होना चाहिए, ए की पावर क्या हो कि उसकी कंसंट्रेशन डबल करने से रेट 4 गुना हो जाए। तो आप बिल्कुल क्लियर है कि आपका ऑर्डर आना चाहिए 2 विद रिस्पेक्ट टू ए। जबकि बी में फोकस करो, जब मैंने बी को कांस्टेंट, ए को कांस्टेंट रखा और बी की कंसंट्रेशन को डबल किया तो रेट पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अगर रेट पे फर्क नहीं पड़ रहा है इसका मतलब बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या होना चाहिए, 0। तो आप ऐसे सीधे भी कर सकते हो या फिर आप डेटा रख के भी कर सकते हो कि मान लो कि भाई रेट लॉ ये है हमारे पास, के ए की पावर पी बी की पावर क्यू। अब तीनों एक्सपेरिमेंट के डेटा आप यहाँ पे रखो। रेट पहले वाले केस में, पहले वाले स्टेप में क्या है, के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट
इक्वल टू उसका रेट। ऐसे मैं 3 एक्सप्रेशन बनाऊंगा, इनका रेशियो वगैरह ले लूंगा, तो उससे मुझे ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी कैन बी कैलकुलेटेड बाय दिस मेथड। सेकंड मेथड बच्चों क्या होता है, ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड। इसमें हम एज्यूम करते हैं कि मान लेते हैं कि हमारे पास रिएक्शन कोई गिवन है और उसमें हम एज्यूम करेंगे कि ये 0 ऑर्डर है या फर्स्ट ऑर्डर है, और उसके डेटा का यूज करके के निकालते हैं। ठीक है, मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूं। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर मेरे पास कोई, आपके पास एक रिएक्शन है और रिएक्टेंट की अलग अलग कंसंट्रेशन दी गई है, हम उन कंसंट्रेशन को यूज करके, रिएक्टेंट की अलग कंसंट्रेशन अलग टाइम पे दी गई है, उन कंसंट्रेशन का यूज करके हम ये निकालते हैं कि उसका के क्या होगा विद सर्टेन डेटा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसमें, in this method of hit and trial, by checking if the kinetic data best fits into a particular integrated rate law, we determine the order। ठीक है, इट कैन ऑल्सो बी डन ग्राफिकली। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। मेरे पास जो क्वेश्चन है उसमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अलग अलग टाइम पे दी गई है, जैसा मैंने थोड़ा पहले बोला। अब अलग अलग टाइम पे कंसंट्रेशन दी गई है, तो क्या मैं इन दोनों कंसंट्रेशन का यूज करके, ये मानते हुए, मान लो एज्यूम करना होता है कि मान लेते हैं 0 ऑर्डर है, तो क्या मुझे ए नॉट पता है, एटी पता है और टाइम पता है, तो क्या मैं इसका के नहीं निकाल सकता? इस स्टेप से एक के निकाल लूंगा, फिर मैं दोबारा से के निकालूंगा इन दोनों स्टेप से, इन दोनों डेटा का यूज करके। ये ए नॉट हो गया, ये 80 हो गया, और तुम्हारे पास यहाँ पे ये टाइम हो गया 0.12 मिनट का, तो एक और के आ जाएगा। तो ऐसे ही मैंने अगर 2 बार के निकाला अलग अलग डेटा के साथ, अगर ये 0 ऑर्डर है तो वो दोनों के बराबर होने चाहिए, क्योंकि के डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट, तो रेट कांस्टेंट तो बदलेगा नहीं। तो इस तरह से हिट एंड ट्रायल मेथड से हम लोग ऑर्डर को कैलकुलेट करते हैं। ऐसे आप नोटिस करोगे, बाय हिट एंड ट्रायल मेथड रिएक्शन इज 0 ऑर्डर, तो हमारे पास 0 ऑर्डर का एक्सप्रेशन क्या है, ए नॉट माइनस ए टी इक्वल टू के टी। तो उस एक्सप्रेशन में हमने ए नॉट रखा 1, फिर 80.75, उससे एक बार के निकाला, सेकंड वाला इन दोनों डेटा का हमने यूज किया 0.12 मिनट वाले डेटा का, तो उससे हमारा एक और के आया, दोनों के बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब ऑर्डर कौन सा हो गया मेरा, ये दिस ऑर्डर इज 0 ऑर्डर। तो ये भी एक मेथड है जिससे हम ऑर्डर निकाल सकते हैं किसी रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में। एक मेथड और है बच्चों, वो होता है हाफ लाइफ मेथड। अभी हमने nth ऑर्डर रिएक्शन में ये देखा है कि हाफ लाइफ की जो कंसंट्रेशन है, हाफ लाइफ का जो एक्सप्रेशन है, उसमें कंसंट्रेशन के इनवर्स में होता है ये हाफ लाइफ पावर n-1। तो अगर मैं दो अलग अलग कंसंट्रेशन पे 2 अलग अलग हाफ लाइफ मुझे पता है, 2 अलग अलग कंसंट्रेशन पे 2 अलग अलग हाफ लाइफ, तो उसका रेशो लेके मैं ऑर्डर निकाल सकता हूँ, n निकाल सकता हूँ। एक अगेन क्वेश्चन इस पर जल्दी से हम लोग देख लेते हैं कैसे करना है। इसमें आप नोटिस करो 50% कंप्लीट, यानी हाफ लाइफ गिवन है 210 सेकेंड्स, जब इनिशियल प्रेशर है 200, तो एक प्रेशर गिवन है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हाफ लाइफ गिवन है। दूसरी बार फिर से लिखा है कि 140 सेकेंड है, हाफ लाइफ 140 सेकेंड्स हो गई जब इनिशियल प्रेशर 300 mm है। तो 2 हाफ लाइफ 2 प्रेशर गिवन है, तो हम लोग इस एक्सप्रेशन का यूज करके इसका ऑर्डर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 3 मेथड हम लोगों ने अभी मेनली डिस्कस किए हैं जिसमें हम ऑर्डर निकाला जा सकता है। एक होता है आपका हिट एंड ट्रायल मेथड, दूसरा है हाफ लाइफ मेथड, और तीसरा है इनिशियल रेट मेथड, जिसमें कि अलग अलग कंसंट्रेशन होती है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बदल बदल के हम लोग और रेट में क्या फ़र्क पड़ता है वो देखते हैं, उसके हिसाब से हम ऑर्डर फाइंड आउट करते हैं। तो बच्चों इन पे थोड़ा ध्यान रखेंगे, ऑर्डर निकालने के ये मेथड होते हैं। हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑर्डर है वो है फर्स्ट ऑर्डर, तो उसके स्पेशल केसेस भी देखते हैं। कुछ बच्चों जो हमारे पास बेसिक फॉर्मूला है k = 1/t ln a0/at, तो उसमें एक्सप्रेशन में लॉग के अंदर वाले जो कंसंट्रेशन के टर्म है उसकी जगह पे कुछ और टर्म का भी यूज करके हम लोग के का एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। स्पेशल केसेस, या फिर आप ऐसा समझो कि एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर क्या क्या है। तो बच्चों इसमें सबसे कॉमन जो क्वेश्चन आता है वो है प्रेशर से रिलेटेड होता है, जहाँ पे आपके पास अलग अलग टाइम पे प्रेशर गिवन होता है रिएक्शन के दौरान। अब ये टोटल प्रेशर हो सकता है, जो प्रेशर की बात की जा रही है वो टोटल प्रेशर हो सकता है कंटेनर के अंदर सभी रिएक्टेंट प्रोडक्ट का मिला के, या किसी इंडिविजुअल का प्रेशर भी हो सकता है। तो एक बात नोटिस करते हैं, प्रोग्रेस ऑफ गैसियस रिएक्शन कैन बी मॉनिटर्ड बाय मेजरिंग टोटल प्रेशर एट अ फिक्स्ड वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। अच्छा, होता क्या है, दिस मेथड कैन बी अप्लाइड फॉर दोज रिएक्शन also in which gas is produced
बिकॉज ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ सॉलिड और लिक्विड। मतलब एक कंपोनेंट तो गैस होना चाहिए, और जो डेटा गिवन होगा ऐसा हो सकता है केवल पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट का दिया जाए या टोटल प्रेशर ऑफ रिएक्शन मिक्सचर का दिया जाए। तो ज़्यादातर केस में टोटल प्रेशर गिवन होता है। तो उसकी अप्रोच क्या होगी, एक क्वेश्चन के थ्रू हम जल्दी से समझते हैं। इसमें क्या है बच्चों, एक रिएक्शन गिवन है, ए गिव्स यू एन बी, दोनों गैसियस है। अब तुम्हें ये गिवन है कि इनिशियली ओनली ए इज प्रेजेंट। इफ पी नॉट इज इनिशियल प्रेशर, स्टार्टिंग का प्रेशर क्या है, पी नॉट, और वो किसकी वजह से होगा, ए की वजह से। इसका प्रेशर पी नॉट है, लिखा है इनिशियली ए इज प्रेजेंट ओनली। आगे लिखा है कि पी टी इज प्रेशर आफ्टर टाइम टी, फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ के इन टर्म्स ऑफ पी नॉट, पी टी एंड एन। तो हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले ए का कितना प्रेशर हो गया, पी नॉट, फिर पी नॉट में से मान लेंगे एक्स पार्ट खत्म हुआ, तो अगर इसका पी नॉट माइनस एक्स होगा तो ये कितना बन जाएगा, एन इंटू एक्स। ठीक है, तो एक बार देखते हैं, ए नॉट लिखा, रिएक्शन वैसे को वैसे ही है, पी नॉट माइनस एक्स, ये एन एक्स हुआ। इनका कंबाइंड प्रेशर मिला के, इन दोनों का कंबाइंड प्रेशर मिला के क्या बोला गया है, पी टी। तो कि यहाँ पे आप नोटिस करोगे ये लिखा हुआ है, उससे मेरे पास x की वैल्यू आ गई, उससे मेरे पास x की वैल्यू आ गई, पी टी माइनस पी नॉट अपॉन एन माइनस वन। के का एक्सप्रेशन नोटिस करते हैं, के का एक्सप्रेशन में क्या होगा, स्टार्टिंग का रिएक्टेंट और बचा हुआ रिएक्टेंट पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस एक्स। तो पी नॉट तो मुझे पता है, स्टार्टिंग से पता था पी नॉट, एक्स मुझे पता चल गया यहाँ से, तो मैं यहाँ पुट कर दूंगा और रख के हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो बेसिकली क्या किया गया है आप नोटिस करें, स्टार्टिंग का प्रेशर पी नॉट है, इनका कंबाइंड प्रेशर मिला के पी टी है, इससे मैंने एक्स निकाला और इस एक्सप्रेशन का यूज़ किया। तो ये प्रेशर वाले क्वेश्चन काफ़ी मिलते हैं, काफ़ी ज़्यादा पूछे आते हैं मेंस और एडवांस दोनों जगह पे। तो इस पर थोड़ा हम लोग और फोकस करेंगे, आपकी जो भी सीट है उसको और थोड़ा सा ढंग से इस पर वर्क करना चाहिए आपको। फिर सेकेंड मेथड होता है बच्चों टाइट्रेशन मेथड। टाइट्रेशन मेथड में वॉल्यूम ऑफ रिएजेंट यूज़ किया जाता है। ऐसा रिएजेंट जो किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट से रिएक्शन करे। एक रिएक्शन हो रही होगी, उसका कुछ फिक्स्ड वॉल्यूम बाहर निकाला जाएगा। एक रिएक्शन हो रही है कंटेनर में, एक्वस मीडियम में जनरली रिएक्शन होती है, तो एक्वस मीडियम में एक रिएक्शन हो रही है, उसका कुछ फिक्स्ड वॉल्यूम बाहर निकाला जाएगा। किसी एक ऐसे रिएजेंट से रिएक्शन करवाया जाता है जो किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट से रिएक्शन करे, और रिएजेंट का वॉल्यूम यूज करते हुए हम लोग ऑर्डर के की एक्सप्रेशन को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ऐसे मैं कुछ एग्जाम्पल लिखता हूँ, ये स्टैंडर्ड एग्जाम्पल्स है, आप इनके जो रिजल्ट्स हैं एंड रिजल्ट्स वो भी याद कर सकते हो। जैसे कि H2O2 का डिकम्पोजिशन होता है वो फर्स्ट ऑर्डर होता है। अब होता क्या है कि इसकी स्पीड, इसकी प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन पता लगाने के लिए हम इसका एक फिक्स्ड वॉल्यूम बाहर निकालते हैं, डिटरमिन्ड बाय टाइट्रेटिंग द फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन मिक्सचर एट डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम अगेंस्ट अ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ KMnO4। एक फिक्स्ड वॉल्यूम बाहर निकाला जाएगा और KMnO4 से टाइट्रेशन किया जाएगा। तो हम सीधे इसका एक्सप्रेशन भी याद कर सकते हैं, ये कुछ एक मेथड के थ्रू डिराइव होता है एक्सप्रेशन। सीधे हम याद रखेंगे कि के का एक्सप्रेशन आता है 2.03/t log ऑफ V0/Vt। V0 क्या है, KMnO4 का वो वॉल्यूम जो टाइम 0 पे बिल्कुल स्टार्टिंग में यूज हुआ, और Vt क्या है, KMnO4 का वो वॉल्यूम जो टाइम t पर आपने यूज किया है फॉर रिएक्शन विद H2O2 सॉल्यूशन। ऐसे बच्चों एक केस और है, ईस्टर की हाइड्रोलिसिस, वो भी एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, उसको भी आप सीधे याद कर सकते हो। ईस्टर की हाइड्रोलिसिस अगर एसिडिक मीडियम में होती है तो इसका टाइट्रेशन, इसका स्पीड का पता लगाने के लिए, इसके के के बारे में पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, इसका फिक्स्ड वॉल्यूम बाहर निकालते हैं रिएक्शन मिक्सचर का पूरा हम फिक्स्ड वॉल्यूम बाहर निकालेंगे और उसकी टाइट्रेशन करवा देते हैं विद स्ट्रॉन्ग बेस, मेनली NOH के साथ। जैसे इसमें लिखा भी है, प्रोग्रेस ऑफ दिस रिएक्शन इज डिटरमिन्ड बाय टाइट्रेटिंग द फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन मिक्सचर एट डिफरेंट टाइम इंटरवल अगेंस्ट अ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ NaOH। तो NaOH का वॉल्यूम अलग अलग टाइम पे कितना यूज हुआ उसके हिसाब से इसका के का एक्सप्रेशन आता है। तो इसका जो के का एक्सप्रेशन फाइनली आता है, अगेन इट्स अ स्टैंडर्ड रिजल्ट, आप इसको याद कर सकते हैं कि अगर तुम्हारे पास ईस्टर की हाइड्रोलिसिस और NaOH का क्वेश्चन आए तो आप सीधे सीधे V infinity माइनस V0 अपॉन V infinity माइनस Vt का यूज करते हुए के का एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर सकते हो। ये V infinity V0 क्या है, V0 है वॉल्यूम ऑफ NaOH जो यूज हुआ टाइम 0 पे, Vt टाइम t पर, और V infinity वो वॉल्यूम है NaOH का जो इन्फिनाइट टाइम पे आपने यूज किया है। तो एक H2O2 का केस हो गया, एक आपका ईस्टर की हाइड्रोलिसिस का केस हो गया। और बच्चों ऐसा ही एक केस और भी होता है जो कि होता क्या है, ऑप्टिकल रोटेशन की मदद से। एक हो गया हमारा प्रेशर वाले क्वेश्चन,
एक हो गए हमारे वॉल्यूम वाले क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन और बनता है हमारा जो होता है ऑप्टिकल रोटेशन, उसका पता लगा के हम इस के बारे में वैल्यू निकालते हैं। ये खास तौर से यूज होता है सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस में। सुक्रोज जब हाइड्रोलिसिस करता है तो बनाता है 1 मोल ग्लूकोज 1 मोल फ्रक्टोज का। तो उसके केस में हम लोग जनरली ऑप्टिकल रोटेशन से उसके के बारे में स्टडी करते हैं। कैसे करेंगे थोड़ा देखते हैं इसको। इट इज यूज्ड फॉर ऑप्टिकली एक्टिव सैंपल। It is applicable if there is at least one optically active species involved in chemical reaction. रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में कम से कम एक ऐसा कंपोनेंट होना चाहिए जो ऑप्टिकली एक्टिव हो, तो हम उसके रिस्पेक्ट में के को फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे कि सबसे कॉमन एग्जांपल जो मैं भी बोल रहा था वो है सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस। स्टडी ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज जब हाइड्रोलिसिस में जाता है तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट होता है। तो इसकी प्रोग्रेस ऑफ दिस रिएक्शन इज मॉनिटर्ड विद द हेल्प ऑफ पोलरीमीटर, बिकॉज अ सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज, स्टार्टिंग में क्या होता है, सुक्रोज होता है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, लेकिन जैसे जैसे ही प्रोडक्ट बनता है तो प्रोडक्ट में फ्रक्टोज और ग्लूकोज का जो मिक्सचर है ये लेवो रोटेटरी होता है। तो स्टार्टिंग में जो पूरा सॉल्यूशन तुम्हारा डेक्स्ट्रो रोटेटरी था वो एंड में लेवो रोटेटरी हो जाता है। तो ये लिखा भी बिकॉज ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज इज डेक्स्ट्रो and on hydrolysis the mixture of glucose and fructose obtained becomes levo. Reaction is also known as inversion of cane sugar. इसमें बच्चों एक स्टैंडर्ड रिजल्ट आता है, आप सीधे इसको याद कर सकते हो, लॉग के अंदर r इन्फिनिटी माइनस आर नॉट अपॉन r इन्फिनिटी माइनस आर टी। ये r इन्फिनिटी आर नॉट क्या है, रोटेशन है, ऑप्टिकल रोटेशन एट t इक्वल टू 0, t इक्वल टू t और t इक्वल टू इन्फिनिटी पे ऑप्टिकल रोटेशन है। ये भी स्टैंडर्ड रिजल्ट है। सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस वाला क्वेश्चन हो और ऑप्टिकल रोटेशन के टर्म में हो तो आप इस एक्सप्रेशन को सीधे भी यूज किया कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो ये हमें 3 पार्ट मेनली याद रखने होते हैं अपने क्वेश्चन में अटेम्प्ट करने के लिए। इसके अलावा बच्चों एक पैरेलल रिएक्शन भी होती है, पैरेलल रिएक्शन या साइमल्टेनियस रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है, एक ही रिएक्टेंट 2 प्रोडक्ट में एक साथ में कन्वर्ट हो रहा होता है। हमारे मेनली हमें फर्स्ट ऑर्डर पे फोकस करना है, फर्स्ट ऑर्डर पे फोकस करना है, तो फर्स्ट ऑर्डर पैरेलल और कंपीटिंग और साइमल्टेनियस रिएक्शन। अब बच्चों इसमें बी तो एक ही जगह से बन रहा है, सी भी एक ही जगह से बन रहा है, लेकिन ए 2 जगह पे डिसअपीयर हो रहा है। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी कैसे लिखेंगे, डीबी बाई डी टी इक्वल टू K1A। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी कैसे लिखेंगे, डीसी बाई डी टी इक्वल टू K2A। ठीक है, तो डीबी बाई डी टी और डीसी बाई डी टी तो लिख लेंगे अपन इस तरह से, K1A और K2A, लेकिन A का डिसअपीयरेंस वो B के अपीयरेंस और C के अपीयरेंस के बराबर होगा, माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू डी बाई डी टी प्लस डी सी बाई डी टी। ठीक है बच्चों, और जब हम डी बाई डी टी जगह पे K1A और K2A रखेंगे तो कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आएगा। ठीक है, जब इसको सॉल्व करते हैं K1 प्लस K2 क्या है, ओवरऑल रेट कांस्टेंट फॉर डिसअपीयरेंस ऑफ A। ये K1 प्लस K2 आपका रेट कांस्टेंट हो गया इस तरह की रिएक्शन के लिए। जब इसको सॉल्व करेंगे, ए को एक तरफ लाएंगे, टी को एक तरफ लाएंगे, तो हमारे पास ए टी का एक्सप्रेशन जो फर्स्ट ऑर्डर का पढ़ा था ना, वही एक्सप्रेशन है ए नॉट ई की पावर ऑफ माइनस K1 प्लस K2 इंटू टी। यहाँ पे K1 प्लस K2 लेना है आपको। ठीक है, इसकी मदद से हम बी की कंसंट्रेशन भी निकाल सकते हैं। और हाँ, एक चीज ध्यान रखेंगे, बी और सी का जो रेशियो होगा कंपोजिशन ऑफ प्रोडक्ट में, वो रेट कांस्टेंट के रेशियो के बराबर होता है। ठीक है, तो इसको हमें थोड़ा स्टडी करना पड़ता है, ये भी फर्स्ट ऑर्डर के स्पेशल केसेस में आ सकता है जो हम लोग को याद रखना होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोग अब ये देखते हैं कि हम लगातार जैसे बहुत बार ये सुनते आते हैं कि भाई रेट कांस्टेंट केवल और केवल टेम्परेचर और कैटलिस्ट पर डिपेंड करता है। रेट कांस्टेंट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट। तो आखिरकार कौन सा फॉर्मूला है, क्या चीज़ है जो के को टी के साथ रिलेट करती है? तो इसमें हमारे लिए एक थ्योरी दी गई है, कोलिजन थ्योरी, जिसका यूज करके हम लोग के और टी के बीच का रिलेशनशिप सोच पाते हैं या समझते हैं। तो उसको थ्योरी को जब दिया गया तो उसको KTG फॉलो किया गया, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के हिसाब से दिया गया। उसमें यह माना गया है कि अगर मॉलिक्यूल्स को रिएक्ट करना है, अगर कोई रिएक्शन होनी है, देन मॉलिक्यूल्स मस्ट कोलाइड, तो उनका कोलिजन होना कंपलसरी है। बिना कोलिजन हुए आपके मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकते। अच्छा, अगर कोलिजन के नंबर देखे जाएं, पर सेकंड नंबर ऑफ कोलिजन देखे जाएं, तो वो इतने ज्यादा हाई होते हैं कि अगर सारे कोलिजन प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए तो रिएक्शन की स्पीड बहुत ज्यादा होनी चाहिए।
तो रिएक्शन की स्पीड तो नॉर्मली कई बार स्लो भी होती है, तो इसका मतलब सारे कोलिजन प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो रहे, बहुत सारे कोलिजन बेकार भी हो जाते हैं, वो इनइफेक्टिव है। जो इफेक्टिव कोलिजन होते हैं उनमें दो कंडीशन पाई गई है, दो कंडीशन की वजह से वो इफेक्टिव हो सकते हैं। एक, जब मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं तो उनके पास एनर्जी इतनी सफिशिएंट हो कि वो एक एनर्जी बैरियर होता है उसको क्रॉस कर पाए। एनर्जी बैरियर का मतलब जब रिएक्टेंट आपस में कोलाइड करेंगे तो एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। अगर मॉलिक्यूल्स के पास उतनी एनर्जी सफिशिएंट है कि वो कॉम्प्लेक्स बना पाए तब तो वो कोलिजन इफेक्टिव हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। तो कम से कम जो एनर्जी चाहिए होती है वो होती है एक्टिवेशन एनर्जी। देखते हैं इसको थोड़ा जल्दी से अपन लोग। तो बच्चों पहला पॉइंट अपन नोटिस करें, अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस ड्यू टू कोलिजन अमंग रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। द नंबर ऑफ कोलिजन टेकिंग प्लेस पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन मिक्सचर इज नोन एज कोलिजन फ्रीक्वेंसी। तो क्या है, रिएक्शन होगी बिकॉज ऑफ कोलिजन, ड्यू टू कोलिजन, और पर सेकंड होने वाले कोलिजन वो होते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी। Every collision does not bring a chemical change. The collision that actually produce the product is called effective collision. Effective collision. For a collision to be effective, the following two barriers are to be crossed. एक होता है बच्चों एनर्जी बैरियर, इसमें आता है कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। Average extra amount of energy which the reactant molecules having energy less than a threshold must acquire so that their mutual collision may lead to the breaking of bonds and hence the energy is known as energy of activation. तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी जो कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास हो ताकि वो एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर पाए, वो होता है तुम्हारा मिनिमम एनर्जी, वो कहलाती है तुम्हारी और एक्टिवेशन एनर्जी, जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है। तो आप देखोगे डायग्राम में ये रिएक्टेंट की एनर्जी है ना। रिएक्टेंट को अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है तो आपको ये एनर्जी, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। अगर मॉलिक्यूल के पास ये एनर्जी नहीं है तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। ये ग्राफ एक्सोथर्मिक का है जहां प्रोडक्ट की एनर्जी कम है रिएक्टेंट से, और एंडोथर्मिक में ये ऊपर हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी ये बताता है कि ये एनर्जी तो चाहिए एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि कॉम्प्लेक्स को बना पाए। दूसरा पॉइंट एक और होता है कि अगर एनर्जी सफिशिएंट भी है तब भी कोलिजन कई बार बेकार हो जाते हैं क्योंकि उनके ओरिएंटेशन सही नहीं है। ओरिएंटेशन का मतलब उनका कोलिजन का डायरेक्शन सही नहीं है। ऐसे कुछ मैं एग्जांपल देता हूं, अगर मॉलिक्यूल मान लो रिएक्टेंट के आपके इस तरह अप्रोच कर रहे हैं तो दोनों आपस में कोलाइड करेंगे और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो सकता है। लेकिन अगर आप नोटिस करोगे अगर मॉलिक्यूल का कोलिजन इस तरह से हो तो यहां पे इनका तो कोलिजन हुआ ही नहीं, तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन बनता ही नहीं है। तो इनका ओरिएंटेशन भी सही डायरेक्शन में होना चाहिए, तभी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो दो बैरियर दे दिए गए। सारे कोलिजन जो हो रहे हैं उसमें से कुछ के कोलिजन तो बेकार हो गए क्योंकि उनके पास एनर्जी सफिशिएंट नहीं है, और कुछ इसलिए बेकार हो गए क्योंकि उनका ओरिएंटेशन सही नहीं है, सही डायरेक्शन में कोलाइड नहीं कर। तो जब इन दोनों को कंबाइन किया गया बच्चों, तो ये बोला गया कि रेट ऑफ एनी रिएक्शन, जब स्पीड ऑफ रिएक्शन होती है वो मल्टीप्लिकेशन है कोलिजन फ्रीक्वेंसी इनटू फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, कोलिजन फ्रीक्वेंसी इनटू इफेक्टिव कोलिजन्स। उसको हमने आगे इक्वेट किया, कोलिजन फ्रीक्वेंसी इनटू फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ कोलिजन विद सफिशिएंट एनर्जी, है ना, इक्वल टू इनटू फ्रैक्शन ऑफ प्रॉपर कोलिजन विद प्रॉपर ओरिएंटेशन। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी इनटू प्रॉपर ओरिएंटेशन, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग ओरिएंटेशन प्रॉपर इनटू फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी सफिशिएंट। तो इससे हमें रेट के बारे में जानकारी मिलती है। आगे जब हमने और इस पर नोटिस किया तो वो मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी सफिशिएंट होती है एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने के लिए, वो होता है e⁻⁻⁸ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन और इक्वल टू E है। तो जो रेट होता है वो इसके फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल के प्रोपोर्शनल होता है जो कि एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर सकते हैं। और बच्चों इसको अगर हम हटाएंगे तो यहीं से ही एक्सप्रेशन आता है K इक्वल टू AE⁻⁸ T के साथ K का रिलेशनशिप इस एक्सप्रेशन से हमें मालूम पड़ता है। ठीक है, दिस इज आर्हेनियस इक्वेशन, ये याद रखेंगे। और बच्चों अगर मैं इसमें लॉग ले लूं बेस E का तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। फर्दर अगर T1 टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट K1 है, T2 पर रेट कांस्टेंट K2 है। T1 टेम्परेचर यहां पर रखा, रेट कांस्टेंट K1,
T2 पर K2, तो हमने जब इसको डिफ्रेंशिएट माइनस करेंगे दोनों को तो हमें ये एक्सप्रेशन आता है जो कि बताता है टेम्परेचर बदलने से K किस तरह से बदलेगा। ये हमें एक्सप्रेशन याद रखना होता है, ठीक है। साथ ही साथ ln K और 1/t का ग्राफ इजिली हम बना सकते हैं, ये हमें पता है। ln K और 1/t का ग्राफ, स्लोप नेगेटिव हो जाएगा -EA/r का, ठीक है। इंटरसेप्ट ln A का होगा, ठीक है। तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन ही आ गया log K और T के बीच का, ये हमें याद रखना है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन भी हैं, ऐसे हमारे पास एक ग्राफ गिवन है log K और 1/t का, जिसका स्लोप -8000 है। तो बताओ एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी। तो हमें पता है log K और 1/t के बीच का रिलेशनशिप क्या होता है, log A - EA/2.33R 1/t। अब यानी कि यही मेरा स्लोप हो गया, ये वैल्यू -8000 के बराबर है। तो हमने इस तरह से कर लिया, ठीक है, आंसर आ गया। ऐसा ये क्वेश्चन और भी हम नोट करें तो log K और 1/t का ग्राफ है जिसका स्लोप, अगेन स्लोप गिवन है, स्लोप की वैल्यू गिवन है, तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन हमें निकालना है, ठीक। उसी प्रोसेस से उसी तरीके से हम कर सकते हैं इसमें, ठीक है ना। तो इसमें भी हम नोटिस करें तो इसी तरह से स्लोप हमारे पास -EA/ ये वैल्यू आ गई जो उसके बराबर किया, तो इससे मेरा एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन आ गया, ठीक है। फिर आगे हमें यह भी कहा गया था कि फ्रीक्वेंसी फैक्टर यानी ए भी निकालना था, इस ए को भी निकालना था, इसको हम फ्रीक्वेंसी फैक्टर बोलते हैं, ठीक है बच्चों। तो मुझे के की वैल्यू मालूम पड़ चुकी है, तो उससे मैंने एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन पता ही है, के गिवन ही था इनफैक्ट, और एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन गिवन थी, तो हमने यहाँ पे ए की वैल्यू भी कैलकुलेट की। तो इस एक्सप्रेशन को कैसे यूज करना है ये भी हमें थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगला एक पार्ट आता है कि हम लगातार ये बोलते थे कि भाई रेट कांस्टेंट कैटलिस्ट पे भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर और कैटलिस्ट पर। तो टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशनशिप है वो तुमने देख लिया, कैटलिस्ट के साथ क्या एक्सप्रेशन है, क्या रिलेशनशिप है, वो भी एक बार देख लेते हैं। तो कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होता है विच इंक्रीजेस द रेट विदाउट इटसेल्फ बीइंग कंज्यूम्ड एट द एंड ऑफ रिएक्शन, ठीक है। ये हमें कैटलिस्ट की प्रॉपर्टी पता ही रहती है। कैटलिस्ट ड्राइव्स द रिएक्शन थ्रू अ लो एनर्जी पाथ। तो कैटलिस्ट करता क्या है कि रिएक्टेंट वही होगा, प्रोडक्ट वही होगा, बस एक अल्टरनेट दूसरे पाथ से रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा, जिसकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन पहले वाले केस से कम होगी और स्पीड बढ़ जाएगी। एक पॉइंट और याद रखेंगे कि अगर कोई वर्ड कैटलिस्ट शुड नॉट बी यूज्ड व्हेन द एडेड सब्सटेंस रिड्यूसेस द रेट ऑफ रिएक्शन। कुछ नेगेटिव कैटलिस्ट भी बोलते हैं, उनको बोलते हैं इनहिबिटर्स। इनहिबिटर्स मतलब नेगेटिव कैटलिस्ट होता है, ठीक है। तो हम इस पॉइंट को भी थोड़ा याद रखेंगे, है ना। A catalyst does not initiate the reaction normally, it only fastens it। उसकी स्पीड बढ़ाता है और उसकी स्पीड बढ़ाने के अलावा वो उसमें कैटलिस्ट उसमें डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट करता किसी भी तरह का, केवल वो स्पीड बढ़ा देगा, इक्विलिब्रियम मतलब जो पॉइंट रीच करना है वहां तक जल्दी पहुंचा देगा, ठीक है। अच्छा, ये कैसे करता है, स्पीड कैसे बढ़ाता है, तो आप नोटिस करो, अभी हम थोड़ी पहले ग्राफ देखा था कि ये ग्राफ इस तरह से आता था नॉर्मल अनकैटलाइज्ड रिएक्शन का। जब कैटलिस्ट ऐड करोगे तो वो स्पीड बढ़ाएगा, कैसे बढ़ाएगा, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन यहाँ से घटा देता है, और एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन घट गई तो स्पीड आपका वहाँ पे बढ़ जाती है रिएक्शन की, ठीक है। अच्छा, जैसे एक और एग्जांपल दिया हुआ है, इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि इसमें हमारे पास न्यूमेरिकल करने के लिए फॉर्मूला क्या होगा। तो के का हमें एक्सप्रेशन पता ही है, के इक्वल टू ए ई के पावर माइनस ए बाई आर टी। एक बार अगर कैटलिस्ट के साथ के निकालो तो वहाँ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन दूसरी लेनी पड़ेगी आपको। ये ई ए डैश क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट के साथ तुमने ई ए डैश लिया तो के तुम्हारा कैटलाइज्ड रिएक्शन का आएगा, और विदाउट अगर तुमने कैटलिस्ट लिया तो जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है उसके रिस्पेक्ट में के का एक्सप्रेशन आएगा आपका। क्लियर है। तो इसके मदद से हम लोग अनकैटलाइज्ड और कैटलाइज्ड रिएक्शन में कितना तेजी से आपका स्पीड बढ़ेगी उसको हम मेजर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम लोग आगे काम शुरू करते हैं जहां पे कैलकुलेशन ऑफ रेट लॉ और ऑर्डर निकालना है। मतलब है क्या कि हमें मैकेनिज्म गिवन होगी, कुछ स्टेप्स, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की एक मैकेनिज्म गिवन होगी और उसकी मदद से हमें रेट लॉ लिखना है। R इक्वल टू के ए की पावर अल्फा बी की पावर बीटा, ये हमें लिखना है यूजिंग अ सर्टेन गिवन मैकेनिज्म। तो हम कैसे इसको यूज करते हैं वो हम देखते हैं। इसमें हम कुछ पॉइंट्स याद रखेंगे। पॉइंट्स क्या है, एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में ओवरऑल रेट इज कंट्रोल्ड बाय स्लोएस्ट स्टेप। तुम्हें ये मेजर गिवन होगा कौन सा स्टेप फास्ट है कौन सा स्लो है, तो जो स्लोएस्ट स्टेप दिखाई पड़े उसके हिसाब से रेट लॉ लिख देना, उसको एलिमेंट्री मानते हुए स्लोएस्ट स्टेप के हिसाब से रेट लॉ लिखेंगे। अगर स्लोएस्ट स्टेप में
है ना। द रेट लॉ में स्लोएस्ट स्टेप जो आपने लिखा उसमें आपने रेट लॉ लिखा। अगर स्लोएस्ट स्टेप में आपका इंटरमीडिएट आ जाए तो आपको उसको हटाना पड़ेगा। रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ स्लोएस्ट स्टेप विच मस्ट बी फ्री फ्रॉम इंटरमीडिएट, उसमें इंटरमीडिएट नहीं आना चाहिए। इफ RDS contains intermediate, its value is solved using K equilibrium of fast reaction। मतलब कहने का ये हुआ कि अगर उसमें इंटरमीडिएट आ गया, रेट लॉ में इंटरमीडिएट है, तो उसको हटाने के लिए एक इक्विलिब्रियम फास्ट रिएक्शन भी गिवन होगी, उसका यूज करना पड़ेगा। कैसे यूज करेंगे, जल्दी से एक बार हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन की मदद से समझते हैं। देखो एक रिएक्शन गिवन है, ये कंप्लीट रिएक्शन है, ये इसके स्टेप्स गिवन है। जो स्लो स्टेप है ना उसके हिसाब से आप रेट लॉ लिख लेना, जो भी स्लो स्टेप है उसके हिसाब से रेट लॉ लिखो। तो आप सोचो जरा कैसे लिखोगे, स्लो स्टेप तो ये हुआ, तो इसके हिसाब से रेट लॉ लिखा कि R इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ दिस इंटू दिस, और यहाँ पे कोफिशिएंट 1 लेंगे, इसको एलिमेंट्री मानेंगे, हम हर एक स्टेप को एलिमेंट्री मानते हैं। तो ये हमारे पास रेट लॉ आ गया। अच्छा, क्या रेट लॉ में इंटरमीडिएट है क्या? इसमें कौन कौन है? रिएक्टेंट ही है, ये रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट, तो हमारा यही आंसर हो गया। अगर रेट लॉ में इंटरमीडिएट नहीं आया तो वही आंसर। अगर रेट लॉ में इंटरमीडिएट आ गया तो उसको हटाने का तरीका ढूंढना पड़ेगा। देखो जैसे कि एक और एग्जांपल देखेंगे हम, हमारे पास एक रिएक्शन गिवन है, इसके स्टेप्स भी गिवन है। पहले स्टेप में क्या है, H प्लस प्लस HNO2, ये दोनों मिलके बना रहे हैं एक इंटरमीडिएट। अब सेकंड स्टेप में ये इंटरमीडिएट जो है ना वो Br माइनस से रिएक्शन करके ये कंपाउंड बनाता है आपका। तो आपको लिखना है, इसका रेट लॉ लिखना है। तो क्या करेंगे भाई, जो स्लो स्टेप है इसके हिसाब से हमने रेट लॉ लिख दिया। तो क्या लिखेंगे स्लो स्टेप के हिसाब से, यानी R इक्वल टू K3 इंटू दिस, इसको हम एलिमेंट्री मानते हुए। फिर अब यहां पे ये इंटरमीडिएट आ गया, नोटिस करो ये इंटरमीडिएट है, ये रेट लॉ में नहीं आ सकता, तो इसको हटाना है। कैसे हटाएंगे बच्चों, ऊपर एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन दे रखी है, उसका यूज करके। इक्विलिब्रियम रिएक्शन में कैसे लिखते हैं, K इक्विलिब्रियम इक्वल टू K1/K2 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिखा, उसकी मदद से हमने इसको निकाल लिया, इसकी वैल्यू K1 K2 के टर्म्स में H प्लस और HNO2 के टर्म्स में निकाल ली, और हमने इसको यहाँ पे पुट कर दिया, उससे हमारा नेट रेट लॉ आता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें बेसिकली जो स्लो स्टेप है ना उसके हिसाब से रेट लॉ लिख देना है। अगर उसमें इंटरमीडिएट नहीं आया तो वही आंसर, और अगर इंटरमीडिएट आ गया तो उसको हटाने के लिए एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन गिवन होगी, उसका यूज करेंगे। तो बच्चों ये हमारा सारा पूरा केमिकल काइनेटिक्स कंबाइन होके फाइनली यहाँ पे कवर करके ख़त्म होता है, जहाँ पे हमारा ऑर्डर निकालना आना चाहिए, रेट लॉ लिखना कैसे है वो आना चाहिए, साथ ही साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि हम रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, अपीयरेंस, रिएक्शन कैसे लिखेंगे, रेट कांस्टेंट के और टेम्परेचर के बीच का रिलेशनशिप, ये सारी चीज़ें हमें आइडिया होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।